गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड का सप्लाई होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे डिटेल में, जहाँ पे हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी प्रकार के गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं हमारे सेल और बॉडी के या आउटर एनवायरनमेंट के बीच में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन में आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। अब ब्लड क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है, या फिर एक टर्म आप समझो, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, हीमो मीन्स ब्लड और स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हीमोस्टेसिस का मतलब है कि ब्लड की मात्रा को स्टेबल रखना या बैलेंस रखना, ठीक। तो हीमोस्टेसिस में आपको क्या पढ़ना है, जो ब्लड क्लॉट होता है, अगर हमें कहीं चोट लग गई, ठीक है, चोट लगने के बाद उस जगह घाव हो जाता है, फिर वो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, सूख जाता है थोड़े समय के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर हमारे बॉडी में से ब्लड जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं जाने देना चाहता। अगर हमारे शरीर से जितना ज़्यादा ब्लड बाहर जाएगा उतना ही ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे शरीर को कम मिलेगा, ठीक। ब्लड लॉस होने से जो डेथ होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम मिलने लगता है। शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो इंसान की डेथ हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम हीमोस्टेसिस की बात करें तो हीमोस्टेसिस क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हीमोस्टेसिस में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसके कारण ब्लड का लॉस जो है वो रुकता है। तो कई सारे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसके कारण अलग अलग स्टेप पे अलग अलग काम होते हैं, और जो ब्लड लॉस हो रहा है शरीर से वो रुक जाता है। अब वो किसी चोट के कारण है या किसी और कारण से जो ब्लड लॉस हो रहा है शरीर के बाहर, वो जो है रुक जाता है, ठीक है। So it involves a series of reaction या sequence of responses to stop bleeding. A series of responses to stop bleeding. ब्लीडिंग को रोकने के लिए कई रिएक्शंस होते हैं, वन बाय वन। उन रिएक्शंस के कारण ही जो है अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं चोट लगी है, तो वो रुक पाती है, ठीक है। अब हीमोस्टेसिस के स्टेप्स अगर हम देखें, नॉर्मली अगर हम ये स्टेप्स बात करें तो ये अपने आप में पूरे प्रोसेसेस हैं, पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। जो भी ब्लड वेसल है जहाँ पे कट लगा है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हम बोलते हैं वेस्कुलर स्पैज्म। स्टेप्स की बात करें, पहला है वेस्कुलर स्पैज्म या स्पैज्म, जैसा आप बोलो, वेस्कुलर स्पैज्म। वेस्कुलर स्पैज्म का मतलब क्या? अब यहाँ वेस्कुलर टर्म यूज हुआ है, दैट इज ब्लड वेसल के लिए, और स्पैज्म का मतलब होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी दो छोर का एक तरफ आना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका जो ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये रहा आपका ब्लड वेसल, ठीक है। मान लो कि इस ब्लड वेसल में कहीं एक जगह चोट लग गई, ठीक। एक तो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है वो किस चीज़ की बनी हुई है? ब्लड वेसल की लाइनिंग जो है वो स्मूथ मसल्स की है। तो यहाँ पे स्मूथ मसल सेल जो हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये रहे।
और ये पूरे चारों तरफ होंगे, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स मौजूद हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं इनके। तो अब अगर यहाँ पे कहीं भी कट लगा तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में कट लग गया, यहाँ बीच में कट लग गया। अब कट लगने से क्या होगा, इन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर जो कोलेजन फाइबर होता है जो कि अटैच करके रखता है, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये कोलेजन फाइबर जो है एक्सपोज हो जाएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह ये कोलेजन फाइबर जो है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल से तो क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब हम अपने आप इनके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी होते हैं, अपने आप ही फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्कुलर स्पैज्म होता क्या है, ये एक छोर और ये दूसरा छोर, जहाँ पे चोट लगी है वो जो दोनों छोर हैं, मतलब एक ये एंड और एक ये एंड, ये दोनों एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वॉल्स ऑफ वेसल्स कंटेन स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब सबसे पहले तो जो वेसल्स की दीवारें हैं उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। वॉल ऑफ वेसल्स contains स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब जैसे ये स्मूथ मसल्स के बीच में ओपनिंग हो गई, चोट लग गई, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है, तो वो लॉस होगा, ब्लड निकलेगा। जब एक जगह ओपनिंग बन गई तो इससे ब्लड बाहर निकलेगा, वही खून निकलता है हमारे अगर चोट लग जाती है तो ये मसल्स जो है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, दोनों एक दूसरे के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दीज मसल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, ओके, एक दूसरे की तरफ। वेस्कुलर स्पैज्म इतना ही होता है, जब मसल्स यहाँ पे चोट लग जाती है, ओपन हो जाते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में से ब्लड निकलने लगता है, तो क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, जिस कारण से ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। सेकेंड होता है आपका, फर्स्ट पॉइंट हो गया वेस्कुलर स्पैज्म, सेकेंड पॉइंट है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एक तरह से देखा जाए तो प्लेटलेट की एक ढक्कन बना देना, ये जो ओपन स्पेस है उसको प्लेटलेट से ढक देना, एक ढक्कन से ढक देना, ठीक है। तो अब ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कैसे होगा, ब्लड के अंदर प्लेटलेट मौजूद होता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट मौजूद होता है वो जैसे ही इस कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आता है जो कि ओपन है, अब कोलेजन फाइबर पहले पैक्ड था पर अब चोट लगने के बाद वो कोलेजन फाइबर ओपन हो चुका है, तो जैसे ही प्लेटलेट कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आता है वो प्लेटलेट जो है स्वेल करना, फूलना जो है स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब फूलना स्टार्ट करेगा उसके बाद कई सारे प्लेटलेट जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बहुत सारे प्लेटलेट इस जगह पे, इस पॉइंट पे आके जमा हो जाएंगे ताकि इसको कवर कर सके, ठीक है। प्लेटलेट फूलना स्टार्ट होगा, बहुत सारे प्लेटलेट उस पॉइंट पे आ जाएंगे, और प्लेटलेट जो है रिलीज करना स्टार्ट करते हैं एडीपी, कैल्शियम आयन एंड पीडीजीएफ, दैट इज प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। तब यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल में प्लेटलेट पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट जैसे ही कोलेजन फाइबर के संपर्क में आते हैं वो फूल जाते हैं, फूलने के बाद प्लेटलेट रिलीज क्या करते हैं, प्लेटलेट रिलीजेस सबसे पहली चीज कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के बाद वो रिलीज करते हैं एडीपी और पीडीजीएफ। पीडीजीएफ इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये चीज़ें जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। और
जैसे ही ये सब का रिलीज होता है वैसे ही प्लेटलेट जो है वो क्या करते हैं, प्लग का फॉर्मेशन, वो ढक्कन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक जगह जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस प्लेटलेट स्टार्ट्स प्लग फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद प्लेटलेट जो है वो प्लग का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला अपना पॉइंट हुआ वेस्कुलर स्पैज्म, जब हमने देखा कि अगर बॉडी में कहीं चोट लगी, ब्लड वेसल ओपन हो गया तो उसकी दीवारों में अगर डैमेज हो जाता है तो वो ओपन हो जाती है, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाते हैं। कोलेजन फाइबर एक्सपोज होंगे तो उसके बाद वेस्कुलर स्पैज्म में क्या काम होता है कि जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती हैं, ताकि जो गैप है, जो चोट का घाव का निशान है वो कम होता जाए। ठीक है, उसके बाद फंक्शन आता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जैसे ही ये प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर के संपर्क में आते हैं वैसे ही ये प्लेटलेट्स जो है स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सिग्नल रिलीज करते हैं ताकि और भी प्लेटलेट्स वहां पे आ जाएं, और कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं लाइक एडीपी, कैल्शियम एंड पीडीजीएफ, दैट इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, तो इन चीज़ों का वो सिक्रीशन करते हैं, उनको रिलीज करते हैं, और प्लेटलेट जो है प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक ढक्कन का फॉर्मेशन कर देते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पे टेम्पररीली एक ढक्कन लग गया, इस पोर्शन पे टेम्पररीली एक ढक्कन लग गया, प्लेटलेट का प्लग बन गया। अब थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। थर्ड पॉइंट आता है ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग एक लंबा चौड़ा काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। सो पहला वास्कुलर स्पैज्म सिंपल था, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये भी सिंपल था। अब जो आ रहा है वो है क्लॉट का फॉर्मेशन होना, ताकि ये जो घाव है वो पूरी तरह से भर सके। क्लॉट फॉर्मेशन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी चोट लगती है, कहीं घाव हो जाता है, उसके बाद जब वो घाव भरना स्टार्ट होता है, जैसे ही घाव भरना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे घाव के ऊपर एक नेट की तरह, एक जाली की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देखोगे इस तरह से बहुत माइन्यूट सा, पतला सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है घाव के ऊपर। तो ब्लड क्लॉटिंग का मेन मकसद ही यही है, इस नेट को बनाना। ठीक है, ये नेट है आपके फाइब्रिन की नेट। ओके, सो ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन जो है वो हमारे वुंड के ऊपर, हमारे घाव के ऊपर हो जाए, यही होती है नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग। या ब्लड क्लॉटिंग का जो असल मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो यही है कि इस फाइब्रिन का फॉर्मेशन जो है हम घाव के ऊपर कर लें। ओके, सो इस तरह से अब किस तरह से प्रोसेस चलता है ये हम समझते हैं, बट हमारा मोटिव क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। ये फाइब्रिन की जो नेट है ये हमारे ऊपर बन जाती है, कहीं भी चोट लगती है, घाव होता है तो फाइब्रिन की नेट बन जाती है। आपने देखी होगी ब्राउन कलर की फाइब्रिन की नेट बन जाती है। तो वो क्या होती है, वो फाइनली ग्रोथ क्या क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब जाके जो आपका घाव है बंद हो जाता है, ब्लीडिंग जो है पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। ठीक, अब ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ब्लड क्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। जब तक ब्लड वेसल के अंदर होता है, ठीक, तब तक वो लिक्विड रहता है। ठीक, जब तक ब्लड जो है वेसल के अंदर है तब तक वो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो है वो मौजूद है, उसको जमने नहीं देता। जब ब्लड जो है वेसल के बाहर निकलता है उस समय वो क्या होता है, क्लॉट होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब ब्लड और दो तीन चीज़ मैं बता देता हूँ, तीन टर्म है, ब्लड, प्लाज्मा, सेरम। ठीक, ये तीन टर्म पहले आप लिखो। ब्लड आप सबको पता है क्या होता है, प्लाज्मा, तीसरा क्या है, सेरम। ब्लड क्या होता है आपको पता है, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल, दैट इज ब्लड। ओके, सो ब्लड प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लाज्मा नहीं, सीधे प्लाज्मा लिखते हैं, सीधे प्लाज्मा, और समझ में आएगा अच्छे से।
तो ब्लड क्या है? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, या फिर इसको आपने बोला था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल, ये होता है आपका ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब प्लाज्मा में से ब्लड में से अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकाल दें उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ब्लड तो रहेगा पर ब्लड सेल्स नहीं रहेंगे, सिर्फ प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, अब ब्लड सेल निकाल दो ब्लड में से तो क्या बचेगा? सिर्फ प्लाज्मा बचेगा। और फिर सीरम क्या होता है? सीरम और प्लाज्मा में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड सेल निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा बचता है, पर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए तो सीरम बचता है। यहाँ पे बात करें तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दो तो बचेगा सीरम। इसका मतलब ये है कि सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, दैट मीन्स कि सीरम जो है वो क्लॉट नहीं होगा, सीरम के थक्के नहीं जमते। पर जो प्लाज्मा है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसलिए प्लाज्मा जम सकता है पर सीरम जो है नहीं जम सकता। ओके, अब आगे अपन चलते हैं। ये तो सिंपल सा एक ऐसे ही साइड टॉपिक था, बता दिया मैंने। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी प्लाज्मा में सीरम में। ब्लड को तो अब ब्लड के बारे में तो आपको पता ही है, बट कई बार बच्चे प्लाज्मा में और सीरम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो क्लॉट है, जो प्लेटलेट प्लग बन गया, उसके ऊपर फाइब्रिन की लेयर बन जाती है। ये फाइब्रिन की लेयर ही क्या कहते हैं हमें बनानी है, इसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं क्लॉटिंग में। अब उसको अगर हम देखें, ब्लड क्लॉटिंग इंक्लूड्स सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो इंक्लूड्स सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर। सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स को कई जगह पे हो सकता है कोगुलेशन फैक्टर भी बोला जाए। ठीक है, कोगुलेशन का मतलब भी क्लॉट करना, थक्का जमाना होता है। अब यहाँ पे फैक्टर्स में क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है ब्लड को क्लॉट कराने के लिए या घाव को भरने के लिए, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कैल्शियम आयंस। प्लेटलेट्स ने रिलीज किए थे कैल्शियम आयंस। आयंस को लिख लो, कैल्शियम आयंस। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम आयंस क्या कहते हैं ज़रूरी है। उसके अलावा क्या, कैल्शियम आयंस ज़रूरी है। देन कैल्शियम आयंस के अलावा यहाँ पे हमें बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम्स चाहिए जो कि लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स चाहिए that are synthesized by hepatocyte। हेपेटोसाइट किसको बोलते हैं? लिवर सेल्स को बोलते हैं। ओके, सो लिवर के सेल्स जो हैं उनके द्वारा कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, बाद में उनको एक्टिवेट किया जाएगा, तो वैसे बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। उसके अलावा कई प्रकार के फैक्टर चाहिए जो कि प्लेटलेट से जुड़े होते हैं। सेवरल फैक्टर्स, several factors associated with platelets। ठीक है, तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, बहुत सारे एंजाइम्स और कैल्शियम आयन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें ब्लड क्लॉट करवाने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं
जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो रोमन न्यूमेरिकल्स में डिवाइडेड है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो डिवाइडेड है। और ये रोमन न्यूमेरिकल जो दे रखे हैं वो उनके डिस्कवरी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ उसका पहला रोमन न्यूमेरिकल है, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसके बाद का क्या कहते हैं ये बाद का क्या कहते हैं रोमन नंबर है, ठीक है। तो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये दे रखे हैं, जिसकी पहले डिस्कवरी उसका रोमन नंबर कम, जिसकी बाद में डिस्कवरी उसका ज़्यादा। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है वो पहले डिस्कवर हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 है वो बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। अब स्टेजेस की बात करें, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, इसके बारे में देखें तो बेसिकली 3 स्टेप्स जो है वो होते हैं। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के कौन कौन से स्टेजेस हैं इसको देखते हैं अपन। तो ब्लड क्लॉटिंग के स्टेप्स के बारे में, स्टेजेस के बारे में बात करें, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हमारे शरीर में लिवर जो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है, हमें प्रोवाइड कराता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन है, इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, अभी वो फंक्शनल नहीं है, इनएक्टिवेट है। सो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमें चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन इज एंजाइम है, ठीक है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। तो पहला चीज है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन के बारे में आप लिख लो, ये लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। उसके बाद सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया तो उसके बाद हम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो एक कोगुलेशन फैक्टर है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर है। सो थ्रोम्बिन इज अ कोगुलेशन फैक्टर, या फिर मैंने बोला था कोगुलेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन को फिर थ्रोम्बिन में हम कन्वर्ट करेंगे। तीसरा स्टेप आएगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। फाइब्रिनोजन भी जो है वो एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो जो नेट बनता है हमारे घाव के ऊपर वो किसका होता है, फाइब्रिन का नेट होता है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये फाइब्रिन बनाना है, ये हमें क्या बनाना है, फाइब्रिन बनाना है। अब एक चीज़ और, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए और कैल्शियम आयंस चाहिए, इस कारण से पहले हम थ्रोम्बिन बना रहे हैं। फाइब्रिनोजन लिवर ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें थ्रोम्बिन की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, 2 टर्म्स हैं, प्रोकोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स, ये आपको याद रखने, 2 टर्म्स आपको याद रखने। प्रोकोगुलेंट्स एक टर्म एंड सेकेंड इज एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स। सो दीज आर 2 टर्म्स। प्रोकोगुलेंट्स का मतलब वैसे एजेंट्स जो कि कोगुलेशन को बढ़ावा देते हैं या कोगुलेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोकोगुलेंट्स का मतलब होता है स्टिमुलेट क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग स्टार्ट करवाते हैं, तो दे स्टिमुलेट क्लॉटिंग, दे स्टिमुलेट क्लॉटिंग। और एंटीकोगुलेंट्स का मतलब होता है दे इनहिबिट क्लॉटिंग, मतलब ये क्लॉटिंग रोकते हैं, इनहिबिट क्लॉटिंग। सो प्रोकोगुलेंट्स आर वो दोज एजेंट्स विच इंड्यूसेस क्लॉटिंग विच स्टार्ट्स क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट्स आर विच दोज एजेंट्स विच इनहिबिट क्लॉटिंग और स्टॉप्स क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग को रोकते हैं और प्रोकोगुलेंट्स क्लॉटिंग को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉपिक पे ध्यान देना।
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि एक बार प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन से हम थ्रोम्बिन बना लेंगे और थ्रोम्बिन से हम फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना लेंगे। इतनी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें बनाना ही क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किस तरह से हमें बनाना है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अगर हमें बनाना है तो सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पे जो हमारा टिश्यू प्रोटीन जिसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ये जो टिश्यू फैक्टर है जिसको अपन थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की ज़रूरत पड़ती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ब्लड सेल में रिलीज होता है। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड सेल में रिलीज होता है। इसको टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख लेना, टिश्यू फैक्टर या फिर टिश्यू प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोटीन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, ब्लड वेसल में रिलीज होता है और उसके बाद ये इनिशिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन इनिशिएट करता है, या मतलब स्टार्ट करता है। इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे होता क्या क्या है, कौन कौन से सीक्वेंस जो हैं लगते हैं। ठीक, ये जो टिश्यू फैक्टर है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लिपोप्रोटीन का और फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। जो भी सेल डैमेज हुए हैं, मतलब चोट लगने के दौरान जो भी सेल डैमेज हुए होंगे उन्हीं सेल से जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड सिक्रीटेड बाय द डैमेज्ड सेल। सिक्रीटेड बाय डैमेज्ड सेल्स, जो भी सेल डैमेज हुए हैं उनके द्वारा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रिलीज किया जाता है, जो कि टिश्यू फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कई रिएक्शन स्टार्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली क्लॉटिंग फैक्टर 10 का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है? कैल्शियम आयन की मदद से क्लॉटिंग फैक्टर, मैं CF लिख रहा हूं सिर्फ, क्लॉटिंग फैक्टर 10 मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखा जाता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है इसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। ठीक है, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, फैक्टर 10, क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 है ये एक्टिवेट होता है और क्लॉटिंग फैक्टर 5 से कंबाइन होता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है ये क्या करता है? इट कंबाइंस विथ क्लॉटिंग फैक्टर 5। क्लॉटिंग फैक्टर 5 से कंबाइन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर 5 को अपन क्या बोलते हैं? प्रो एक्सेलरिन बोलते हैं या फिर लेबाइल फैक्टर कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 5 जो है ये क्या है? इसका नाम है लेबाइल फैक्टर।
या फिर प्रो एक्सेलरिन कहते हैं, PROACCELIRN, ठीक है, प्रो एक्सेलरिन बोलते हैं। सो कंबाइंस करता है, ये कंबाइन करता है, जुड़ता है। क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है क्लॉटिंग फैक्टर 5 से जुड़ता है। क्लॉटिंग फैक्टर 5 से जुड़ता किससे? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और फॉर्मेशन किसका करता है? फॉर्मेशन कर देता है प्रोथ्रोम्बिनेज का, या फिर एक्टिवेट कर देता है प्रोथ्रोम्बिनेज को। एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम आयन की मदद से क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है इसको एक्टिवेट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर 10 जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 5 के साथ कंबाइन होता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और प्रोथ्रोम्बिनेज जो है उसको एक्टिवेट करता है। एक बार प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हो गया, उसके बाद वो कैल्शियम आयन की मदद से क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो खुद एक्टिव हो चुका है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब एक्टिव हो गया तो अब फॉर्मेशन किसका होगा? थ्रोम्बिन का। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन ऑफ मतलब कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाना है। एक्टिवेटर तो बन गया यहाँ पे, ठीक है, इतना लिख लिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक्टिवेटर बन गया अपने पास। एक्टिवेटर के बाद अब फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करना है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है वो कैल्शियम आयन की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। अपने पास प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन पे क्या एक्ट करेगा? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम और कैल्शियम आयन दोनों एक्ट करेगा। सो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एंड कैल्शियम आयन दोनों एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। तो हमारे पास थ्रोम्बिन आ गया, ठीक है। हमारे पास अब थ्रोम्बिन आ गया। थ्रोम्बिन किस लिए ज़रूरी है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा? हमारे पास फाइब्रिनोजन मौजूद है, इसको कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में थ्रोम्बिन, और साथ ही साथ कैल्शियम आयन की भी प्रेजेंस होगी। तो कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ये फाइब्रिन क्या है? यही ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रिन, जो कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन। फाइब्रिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने से। तो पहले हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया जिसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही फाइब्रिन बन जाएगा, जो ब्लड है उसके ऊपर नेट लाइक ये जो है लेयर बन जाएगी, और ब्लड जो है पूरी तरह से, या फिर जो वुंड है वो पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी क्या कहते हैं राइटिंग लिखनी है तो इस तरह से आप लिख लेना कि प्रोथ्रोम्बिन क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, या बाय द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है प्रोथ्रोम्बिनेज की मदद से कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और फिर जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। इस तरह से आप लैंग्वेज जो है खुद बना के लिख सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो थ्रोम्बिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर 13 को क्या कहते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर 13, उसको भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब उसको एक्टिवेट करने से क्या होता है कि ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर 13 ये फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं उनको स्टेबलाइज करता है और मजबूत करता है, ठीक।
अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो कि थ्रोम्बिन ऑल्सो एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर 13। क्लॉटिंग फैक्टर 13 को थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर 13 का नाम क्या है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब इस नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। ये जो फाइब्रिन की थ्रेड है इसको स्टेबलाइज करना, ठीक है। दिस क्लॉटिंग फैक्टर 13 stabilizes and strengthen the fibrin threads। ये जो फाइब्रिन के थ्रेड्स हैं इनको मजबूती प्रदान करता है और इनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है, जिस कारण से ब्लड लॉस जो है वो नहीं होता। उसके बाद जो क्लॉट का रिट्रैक्शन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? फाइब्रिन क्लॉट के टाइट होने से होता है, ठीक। अब यहाँ पे काम जो फाइब्रिन का ये बन गया, थ्रेड बन गया, अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, ये टाइट होना स्टार्ट होता है, जिस कारण से क्लॉट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लॉट कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है? उसके अंदर से सीरम जो है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। सो क्लॉट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है? अंदर जो क्या कहते हैं सीरम मौजूद है वो क्या कहते हैं बाहर क्या कहते हैं आ सकता है। तो आप देखोगे कि जैसे ही इस तरह से घाव भरता है, ये टाइट होता है, तो येलो कलर का लिक्विड जो है वो उस घाव से क्या कहते हैं बाहर निकलता है। वो येलो कलर का लिक्विड और कुछ नहीं, सीरम ही है, ठीक है। तो सीरम जो है बाहर निकलता है वहाँ से। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर नहीं आ सकते, सीरम से बाहर आ जाता है। उसके बाद फाइनली अगर अपन बात करें तो वो होता है विटामिन के का क्या रोल है। विटामिन के का भी रोल है। विटामिन के का डायरेक्ट रोल नहीं है ब्लड क्लॉटिंग में, बट इनडायरेक्ट वे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। ब्लड क्लॉटिंग का काम हो गया। सो अब अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ विटामिन के इन क्लॉटिंग। रोल ऑफ विटामिन के इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में विटामिन के का क्या रोल है, ठीक है। सो विटामिन के का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्लॉटिंग जो है वो विटामिन के लेवल पे डिपेंड करती है, बट डायरेक्ट जो है विटामिन के का कोई रोल नहीं है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विटामिन के करता क्या है? सो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन के सिक्रीशन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन के जरूरी है। लिवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन बनता है, उसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के जरूरी है। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो क्या कोई भी रिएक्शन इनिशिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर बनने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर थ्रोम्बिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो Vitamin K is required for the synthesis of some clotting factors. It is required for the synthesis of some clotting factors. वो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? प्रोथ्रोम्बिन आप लिख लो, प्रोथ्रोम्बिन। सो कई प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन के लिए जो है ये जरूरी होता है लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के अंदर जो है ये जरूरी है। विटामिन के जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। विटामिन के इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियाज of large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनके द्वारा जो विटामिन के है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट, दैट मीन्स
क्लॉट का फिर सॉल्युबल हो जाना, ठीक है, फाइब्रिनोलाइसिस जिसको बोलते हैं। फाइब्रिनोलाइसिस मतलब फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होना, फाइब्रिन का टूट जाना। अब एक बार क्लॉट हो गया वो हमेशा थोड़े रहता है, ऐसा थोड़े कि अब एक बार कोई घाव कट लगा, वहाँ पे घाव हुआ, वहाँ पे फाइब्रिन की लेयर बन गई, उसके बाद वो ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर रहता है, गायब हो जाता है कुछ दिन के बाद। दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फाइब्रिन। ओके, सो डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट। जब एक क्लॉट बनता है एक इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम जो है जिसको अपन प्लाज्मिनोजेन बोलते हैं वो रिलीज होता है, ठीक है, क्लॉट के अंदर, ठीक है। व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड एन इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम, व्हेन clot is formed and inactivate enzyme and inactivate plasma enzyme, this plasma enzyme is known as plasminogen. ये मौजूद रहता है, ठीक है। प्लाज्मिनोजेन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्लॉट। इनटू द क्लॉट मतलब जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जब क्लॉट बनता है, उस समय प्लाज्मा एंजाइम जो है, प्लाज्मिनोजेन एक प्लाज्मा का एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब अभी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है उस समय एक इनएक्टिव एंजाइम जो है प्लाज्मिनोजेन वो मौजूद रहता है क्लॉट में। ओके, उसके बाद बॉडी टिश्यू और ब्लड जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन के अंदर, जो कि फाइब्रिनोलाइसिस जो है कॉज करता है, ठीक है। बॉडी टिश्यू एंड ब्लड कॉन्टेन body tissues and blood contain substances, मतलब blood contains some substances that activates that plasminogen, ठीक है, that can activate plasminogen। बॉडी के टिश्यूज में और ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट कर देते हैं, और प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके क्या बनाते हैं, प्लाज्मिन कैन एक्टिवेट प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजेन को किसको कन्वर्ट करते हैं, प्लाज्मिन, और ये प्लाज्मिन क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिस कर देता है। फाइब्रिनोलाइसिस मतलब जो फाइब्रिन की लेयर है, फाइब्रिन की थ्रेड की जो पूरी नेटवर्क है उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो ये था पूरा आपका ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग इतना ही था आपको समझ में। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए। हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करते हैं, वो किस तरह से करते हैं ये भी हमने देख लिया। जब थ्रोम्बिन बन जाता है उसके बाद लिवर से एक और प्रोटीन सिक्रीट होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में आता है, दैट इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन पे थ्रोम्बिन एक्ट करता है, साथ ही साथ कैल्शियम आयंस भी एक्ट करते हैं, और इस फाइब्रिनोजेन को हम फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो फाइब्रिन होता है उसी की लेयर जो है हमारे घाव के ऊपर बनती है, ताकि हमारा ब्लड लॉस जो है वो रुक सके। ओके, और उसके बाद वो जो फाइब्रिन है जब उसका काम हो जाता है देन उसका जो है लॉस हो जाता है प्लाज्मिनोजेन के द्वारा। जो प्लाज्मिनोजेन से हम प्लाज्मिन बनाते हैं वो फाइब्रिनोलाइसिस करता है, और वो जो फाइब्रिन है उसकी लेयर या जो उसकी थ्रेड से वो हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ओके, तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक सर्कुलेशन के 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज या 3 मेन कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। पहला हमने पढ़ लिया दैट इज ब्लड,
ब्लड वेसल्स के बारे में हमने देख लिया था। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से किस मैकेनिज्म से काम करता है, जो ब्लड का फ्लो है किस डायरेक्शन में होता है, किस तरह से होता है। देन उसके बाद हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे जिसमें हमने सिस्टोल, डायस्टोल ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कभी कुछ टाइम और लगेगा। सर्कुलेशन जो है बड़ा टॉपिक है तो इसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आई थिंक 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स और लगेंगे, तब जाके शायद ये जो सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए वीडियो लेक्चर्स जो है थोड़े मैं बड़े बड़े बना रहा हूँ ताकि एक बार में एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आपको 2-3 स्टेप में उसको ना देखना पड़े, आप एक बार में ही देखो, उसको समझ जाओ, आपके लिए भी ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके नोट्स एक जगह अच्छे से सेफ रहेंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इसको नोट डाउन करना पॉइंट बाय पॉइंट। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप जितने भी रिएक्शंस हुए हैं उनको नोट डाउन करना, आपको याद करने में आसानी रहेगी। और साथ ही साथ आप एक वर्क अपने लिए लिख लो कि आप जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके नाम पढ़ लो, याद कर लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वो क्लॉटिंग फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।